नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप सभी देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ को लेकर काफी सारे मिथ भी होते हैं और काफी सारी कंफ्यूजन भी होती है। आज हम कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के थ्रू आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है, जितने भी आपके सवाल हैं, सभी सवालों को यहां पर खत्म करने का हम प्रयास करेंगे। आज आईवीएफ पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी दुआ जी मौजूद हैं, सीनियर आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट ART फर्टिलिटी क्लिनिक गुरुग्राम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं आईवीएफ की, और मैम बात कर रहे हैं हम आईवीएफ की, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों में बहुत होती है, क्या आईवीएफ कराना सेफ होगा, क्या जो उनका बेबी होगा वो ठीक से फर्टाइल हो पाएगा। मैं चाहूंगी हम शुरुआत इसी सवाल के साथ करते हैं और आप हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू प्रिया, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आईवीएफ ये सबके मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स रहता है कि आईवीएफ सब समझते हैं एक लास्ट रिजॉर्ट है, जब सब हार के सब ट्रीटमेंट ले लिया उसके बाद दे गो, और सबको लगता है कि लैब में या टेस्ट ट्यूब में बच्चा बन रहा है, पता नहीं क्या ही बना लेंगे। बट दिस इज नथिंग। जो अंदर बॉडी में होता है उसी चीज को हम बाहर लैब में मिमिक करते हैं। इसके पीछे पूरा डेटा है, पूरा साइंस है, पूरी रिसर्च हो चुकी है, और अब तक ये देखा गया है आईवीएफ के बच्चों में, अगर हम बात करें एबनॉर्मेलिटीज की, और जो नेचुरल एबनॉर्मेलिटीज जो आप खुद से कंसीव करते हो उन बच्चों में होती है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मुश्किल से 1 या 2% का डिफरेंस आता है। और वो भी इसलिए आता है क्योंकि आईवीएफ में जो लोग आते हैं वो एक एज मतलब एडवांस एज में आते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है कि वो खुद से कंसीव नहीं कर पा रहे, इसीलिए उनको ये दिक्कत होती है। बट मोस्टली बेबीज आर हेल्दी, देयर इज नो एंड देयर नॉर्मल। उनकी आईक्यू, उनकी डेवलपमेंट, ग्रोथ, उनमें क्रॉनिक ऑटिज्म या स्किज़ोफ्रेनिया मतलब साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स या कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन सब सिमिलर ही ट्रेंड है, कोई एक्स्ट्रा उसमें रिस्क नहीं आता है, तो इट इज कम्प्लीटली सेफ। वी कैन डेफिनेटली, इफ यू डोंट मतलब हो नहीं रहा है तो आईवीएफ एक बहुत अच्छा तरीका है उसके लिए। मैम मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से आपने अभी एज का जिक्र किया, और मुझे लगता है काफी सारी महिलाएं ऐसी होंगी वो एज को लेकर काफी कंफ्यूज रहती हैं कि कौन सा हमारा सही समय रहेगा, हम आईवीएफ सेंटर पर कब चाहें। तो मैं चाहूंगी आप एक बार एज फैक्टर का जो कंफ्यूजन है वो भी दूर कर दीजिए। एज की, चलो अगर हम एज की बात करें तो पहले हम लिमिट से बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ हम किस एज में आईवीएफ या फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो फीमेल्स के लिए 21 से 50 साल की उम्र में वो कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले सकती हैं, और आदमियों के लिए 21 से 55 साल में। बट जहां तक आईवीएफ कराने का रीजन है, आप देखिए अगर आपको दिक्कत 25 साल की उम्र में है और आप मेंटली माँ बाप बनने के लिए रेडी हैं और उसका ट्रीटमेंट सिर्फ आईवीएफ है, तो आपको वो तभी कराना चाहिए। एडवांस एज का वेट मत कीजिए। दूसरी बात ये है कि जितना लेट प्रेगनेंसी करते हैं उतनी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में बढ़ जाती हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, प्री टर्म डिलीवरी, तो ये सारी प्रॉब्लम सब बढ़ जाती है। वो एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी से हम शुरू करते हैं। तो जब भी आप मेंटली रेडी हैं इस एज ब्रैकेट में, यू शुड गो फॉर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। वो फिर IUI हो, IVF हो, जो भी ट्रीटमेंट चाहिए वो आपको करा लेना चाहिए। और मैं बात अगर कम उम्र की लड़कियों के बारे में करूं, वुमेन्स के बारे में करूं, तो एक एग रिजर्व की प्रॉब्लम काफी देखने को मिलती है। आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं? आज की डेट में यस, बहुत ज्यादा पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं यंग एज में जिनमें ओवेरियन रिजर्व या एग नंबर जिसको हम कहते हैं वो काफी कम है, जो कि डायरेक्टली फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है। सबसे पहले तो मैं सबको ये बता दूं कि औरतें एक फिक्स नंबर ऑफ एग्स लेके पैदा होती हैं, रोज नए एग्स नहीं बन रहे हैं, और जैसे ही वो पैदा होती हैं, इनफैक्ट जब वो माँ के पेट में भी होती हैं तभी से 5वें महीने के बाद से एग्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद वो नए एग्स नहीं बनते हैं। तो जितनी आप प्रेगनेंसी लेट करोगे उतना एग रिजर्व कम होगा। बट यस, अब इवन लेस देन 30 में भी देखा जाता है कि एग्स कम है। कईयों का ये जेनेटिक प्रेडिक्शन होता है, उसकी वजह से लॉस बहुत जल्दी हो रहा है, जैसे कईयों में मेनोपॉज बहुत जल्दी होता है। दूसरा, अब इवन एनवायरमेंटल चेंज, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें एडल्ट्रेशन हम बहुत पढ़ते रहते हैं, पेस्टिसाइड्स, पॉल्यूशन, ये सब, इन सब का भी ओवरऑल इम्पैक्ट है हमारी फर्टिलिटी पे। ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन इन मेन वेमेन, सब में फर्टिलिटी डिक्लाइन है, स्पर्म काउंट कम हो गए हैं, एग नंबर कम हो गया है, स्पर्म की बनावट, क्वालिटी में बहुत गिरावट आ गई है। तो ये डेफिनेटली इट इज अफेक्टिंग एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस। बिल्कुल। मैं एक और सवाल आपसे, आजकल काफी केसेस सामने आ रहे हैं, अभी हाल ही में दिल्ली से ही केस सामने आया था, गुरुग्राम की कपल थे, मैं उस बारे में भी जानना चाहूंगी, क्या ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं? देखिए, इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं।
जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसका एग और किसका स्पर्म मिला रहे हैं। देयर आर 3 ways वी विटनेस दीज पेशेंट्स। पहला 2 तरीके तो ये हैं कि 2 एम्ब्रियोलॉजिस्ट चेक करते हैं। एक पेशेंट्स को एक यूनिक आईडी दिया जाता है और उसके आईडी के हिसाब से जब एग कलेक्ट होते हैं, जब स्पर्म लेते हैं, एग और स्पर्म को मिलाते हैं, एम्ब्रियो बनते हैं, फ्रीज होते हैं, हर स्टेप के ऊपर 2-2 लोग चेक करते हैं। उसके साथ में हमारे क्लिनिक में एक और स्पेशल सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं RFID टैगिंग। जैसे कि गाड़ियों पे RFID टैग लगते हैं ना, बूम बैरियर वो देख के उड़ जाता है, मतलब उठ जाता है और आप आराम से निकल जाते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। तो उसी तरह एक पेशेंट को RFID टैगिंग के अंदर रजिस्टर किया जाता है, उसका एक RFID टैग क्रिएट होता है जो कि जैसे ही उनका प्रोसीजर शुरू होता है, पिकअप, एम्ब्रियो ट्रांसफर, सब में वो टैग हो जाता है राइट फ्रॉम एग पिकअप। तो जिस दिन एग पिकअप होता है उस दिन वो टैगिंग हो जाती है अलॉन्ग विद विटनेसिंग। 2 एम्ब्रियोलॉजिस्ट चेक कर ही रहे हैं, तीसरा थर्ड विटनेसिंग। तो जब 3 लोग एक तरह से चेक कर रहे हैं तो गलती का चांस कम होता है। और ये सिस्टम मतलब राइट फ्रॉम एग्स टिल वी फ्रीज, फिर उसको थॉ करके जब एम्ब्रियो डालते हैं तब तक ये वैसे ही यूज़ किया, उसी टैग को हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर। और अगर मान लो बाय चांस जैसे एक ने पिकअप किया है, अभी वो उठ के गए हैं या किसी ने वहाँ से टैग निकाल दिया जहाँ पे OT के अंदर लगा होता है, तो वो एक यहाँ पे ना मिसमैच का साइन आ जाता है कि जो डिश पड़ी है और वो है वो मैच नहीं कर रहा। तो उससे हमें पता लग जाता है और एकदम से जो हमारा वर्किंग स्टेशन है वो काम करना बंद कर देता है, तो फिर वो गलती होने का चांस कम रहता है। तो ये तो काफी अच्छी चीज है कि मिसमैच नहीं होगा। Yes. और मैं आपसे ये और चीज समझना चाहूंगी, ART फर्टिलिटी क्लिनिक के बारे में भी समझना चाहूंगी। यहाँ की जो है स्पेशलिस्ट की मैं बात करूँ तो क्या चीजें रहती हैं और जब लोग पहुंचते हैं तो उनको कितनी आसानी यहाँ पर रह सकती है, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। सी एट आवर क्लिनिक स्पेशली वी गिव इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट। हर एक को उसके हिसाब से जो उसकी ज़रूरत है हम देते हैं। इवन द स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स, आप देखिए हम सब अलग हैं, हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं, तो सबको सेम ड्रग, सेम डोज और सेम तरीके से हम स्टिमुलेट नहीं कर सकते। अब विथ लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड डेटा बैक्ड, अब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग IVF की भी बहुत बेटर हो गई है। इट्स अ न्यू साइंस, 40-50 साल पुरानी ही है। तो एंड वी आर डीलिंग विद हॉर्मोन्स विच चेंज एवरी डे। तो अब बार बार रिसर्च करके, डेटा कलेक्ट करके वी हैव रियलाइज्ड कि जो ओल्डर लेडीज हैं उसमें कैसे स्टिमुलेट करना है, यंगर लड़कियों में कैसे स्टिमुलेट करना है, लो एग रिजर्व में कैसे स्टिमुलेट करना है, मेल फैक्टर को कैसे हैंडल करना है। तो वो स्पेशलाइज प्रोटोकॉल्स दे के वी आर एबल टू मेक बेटर गैमीट्स, बेटर एम्ब्रियोज। देन वी हैव एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द लैब, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें सेपरेट इंक्यूबेटर्स हैं। एक बड़े बॉक्स में सबके एम्ब्रियोज नहीं रख रहे हैं। उसमें क्या होता था, मान लो 10 पेशेंट के एम्ब्रियो पड़े हैं, अभी एक को चेक करना है तो पूरा बॉक्स खोलेंगे, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो सब बदल जाता है। इन सब से pH चेंज होता है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट सब अफेक्ट करती है। तो अब हर एक का जैसे ना रूम्स हैं, हर एम्ब्रियो के रूम्स हैं, तो वो उनके अपने रूम्स में रहेंगे। जब उसको चेक करना है वो तभी खुलेगा, अगर दूसरे को खोलना है तो उसको अफेक्ट नहीं होगा। सो उससे एम्ब्रियो कल्चर इज मच बेटर। अगर हम IVF प्रोसेस कराते हैं तो उस समय पर फूड का हमें किस तरीके से ध्यान रखना है और अपने लाइफस्टाइल में किन चीजों को हमें अपनाना बेहद जरूरी है? तुमने खान पान की जिक्र करी है, तो मोर देन चाइनीज फूड आई वुड लाइक टू हाईलाइट स्मोकिंग एंड अल्कोहल इंटेक। देयर इज लॉट्स ऑफ इंक्रीज इन दैट। सब लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट इवन गर्ल्स, पता नहीं किस कंपटीशन में है वो, उनको सोचना चाहिए कि लड़कों में रोज़ नए स्पर्म बन रहे हैं। उनको अगर वो स्मोक करते भी हैं तो कहीं ना कहीं आज वो रोक देंगे, नेक्स्ट 2-4 साल में वो स्पर्म बेटर हो जाएंगे क्योंकि दे आर प्रोड्यूसिंग अगेन। औरतों में वो नहीं होता है। मोर देन द फूड आई विल टेल यू, इट इज़ ओबेसिटी, डायबिटीज़, अल्कोहल, स्मोकिंग जो ज़्यादा इक्वालिटी को अफेक्ट करती है, एंड दे हैव टू रेगुलेट दैट। दे शुड अंडरस्टैंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जो हम अर्बन सिटीज़ में क्या कहते हैं लो रिजर्व देख रहे हैं, पुअर इक्वालिटी देख रहे हैं। सभी का बॉडी टाइप अलग होता है, बिल्कुल। तो उसको आप किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से इन सभी चीजों को आप डील करते हैं? देखिए, डेफिनेटली किसी भी प्रेगनेंसी के लिए एक हेल्दी स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारी प्रेगनेंसी में जब हम पढ़ते हैं तो 2 तरह की प्रेगनेंसी होती है, लो रिस्क या हाई रिस्क। लो रिस्क प्रेगनेंसी वो होती है जो स्पॉन्टेनियसली आप कंसीव कर गए और आपकी उम्र लेस देन 35 ईयर्स की है। आप ये देखोगे देयर इज नथिंग कॉल्ड नो रिस्क प्रेगनेंसी, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। और ये बाकी सारी चीज़ों के साथ इट इज़ हाई रिस्क। उसके साथ अगर हम ओबेसिटी भी ऐड कर देंगे, डायबिटीज़ भी ऐड कर देंगे, तो वो रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाता जाएगा। हमें
अगर ओबीज पेशेंट है तो वी ऑलवेज आस्क देम इफ यू हैव टाइम, ओवेरियन रिजर्व अच्छा है तो वी आस्क देम टू लूज वेट एंड कम बैक, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसके ड्यूरेशन में दे कंसीव. सेम गोज विद मेन ऑल्सो. ओबीज मेन स्पेशली जिनकी एब्डोमिनल ओबेसिटी है उनमें स्पर्म काउंट बहुत कम होता है, मोटिलिटी कम होती है, तो इफ दे लूज दैट वेट सारा कुछ ठीक हो जाएगा, स्पर्म ठीक हो जाएगा, बीपी शुगर सब खत्म हो जाएगा, थायराइड वगैरह. मैं कीमो की बात करूं, अगर वो कीमोथेरेपी ले रहे हों, या फिर मैं बात थायराइड की करूं, मैं बात डायबिटीज की करूं, तो इन पेशेंट्स को प्रॉब्लम होगी अगर वो आते हैं. कीमोथेरेपी यस डेफिनेटली फर्टिलिटी अफेक्ट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 95% ऑफ द टाइम्स. और मोस्ट ऑफ द जो ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो हमारे पास पेशेंट इसलिए भेजते हैं कि इनकी कीमोथेरेपी होने वाली है, आप इनके एग फ्रीज कर लो, स्पर्म फ्रीज कर लो. सो दिस फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ये बहुत ही अच्छी साइंस है. और एक और सवाल मुझे याद आया, काफी मिथ देखने को मिलता है कि अगर हम आईवीएफ कराएंगे तो जुड़वा बच्चे होंगे, क्या ये सच है, ऐसा होता है? आईवीएफ में हमारे हाथ में होता है हम कितने एम्ब्रियो डालें. गवर्नमेंट हमको 3 एम्ब्रियो मैक्सिमम डालने के लिए अलाउ करती है, तो ये पेशेंट की विश है, वो चाहे तो 1 डलवा ले, 2 डलवा ले या 3 डलवा ले. मोस्टली वी आर द वंस जो उनको गाइड करते हैं. हाँ, अगर हमने पीजीटी टेस्टिंग, एम्ब्रियो टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करी है तो हम यूजुअली 2 एम्ब्रियो डाल देते हैं कि एक तो चिपक जाए कम से कम, बिकॉज हमें भी होता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए. यहाँ पेशेंट खुद पैसे दे रहा है तो सक्सेस हम उसके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जब 2 एम्ब्रियो डालते हैं तो आप जान लीजिए 70 to 75% के सिंगल ही बच्चा होता है, सिर्फ 20-25% के ट्विंस होते हैं. नॉर्मल प्रेगनेंसी, नॉर्मली जब कंसीव करते हैं तो लेस देन 5% में ट्विंस होने का चांस रहता है. तो यस, वो इंक्रीज तो कर देता है, बट ठीक है, वी कैन चूज दैट, हम एक भी डाल सकते हैं. जी, मैं आपने अभी सक्सेस रेट की बात की तो मैं बात कर लेती हूँ ART फर्टिलिटी क्लिनिक के बारे में. इसका सक्सेस रेट के बारे में मैं जानना चाहूँ तो हमारा अराउंड 70-74% प्रेगनेंसी रेट है लास्ट 3 years से. स्टैंड मतलब दैट सेम वी आर एबल टू मेंटेन. और उसका बहुत बड़ा श्रेय मैं इससे कहूँगी कि हमारी साइंटिफिक रिसर्च और डेटा को जाता है, बिकॉज सारे के सारे प्रोटोकॉल्स दे आर बैक्ड बाय साइंस, जिसकी वजह से हम हर पेशेंट को एक कस्टमाइज्ड और इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे सकते हैं. मैं प्रोसेस भी समझना चाहूंगी. काफी जो महिलाएं हैं वो डरती हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से होगा, अगर आप छोटा सा एक प्रोसेस बता पाए तो. जरूर. सब लोग को ये लगता है कि आईवीएफ कराएंगे तो पता नहीं बेड रेस्ट करना पड़ेगा, मेरे को छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, एंड मोस्ट ऑफ द वुमेन आर वर्किंग, उनको ऑब्वियसली वो छुट्टी नहीं लेना चाहते. तो आईवीएफ अब विद दिस एडवांसमेंट इट हैज बिकम वेरी वेरी सेफ एंड वेरी इजी. 10-12 दिन लगते हैं एग बनाने में, उसमें 3-4 बार हमें अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, और उन ड्यूरेशन में आपको 10 दिन इंजेक्शन लेने पड़ते हैं. वो इंजेक्शन भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं, जैसे इंसुलिन वाले पेन फॉर्म में आते हैं, टमी में लगाने पड़ते हैं. पेशेंट को रोज इंजेक्शन लेने के लिए ऑफिस आने की क्लिनिक आने की जरूरत नहीं है, वो खुद लगा सकते हैं, हम उनको ट्रेन कर देते हैं. और बीच में कभी भी वो हाफ एन आवर निकाल के दे कैन कम, वी कैन डू स्कैन, और उतने में एग्स रेडी हो जाते हैं. पिकअप जब हम एग निकालते हैं उसके लिए इनको बेहोश करते हैं 10 मिनट के लिए, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, और वेजाइनल रूट से जैसे एग पिकअप होता है वी डू दैट. उसमें कोई कट नहीं है, कोई स्टिच नहीं है, इट्स अ 10 मिनट प्रोसीजर, और 2 घंटे बाद घर भेज देते हैं, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं है. और एक और चीज, सरोगेसी वर्सेस आईवीएफ, ये भी समझना चाहूंगी मैं. सरोगेसी आईवीएफ के बिना नहीं हो सकती है. आईवीएफ का मतलब है एग और स्पर्म मिला के हम एम्ब्रियो बना रहे हैं. सरोगेसी उनमें होती है जिनमें यूट्रस नहीं है या किसी कारणवश वो प्रेगनेंसी कर नहीं सकती. मान लो लेडी को हार्ट डिजीज है, और हार्ट डिजीज इतनी खराब वाली है कि उसको डॉक्टर ने मना किया अगर तुम प्रेग्नेंट हुई तो तुम मर सकती हो, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, या यूट्रस में ही फाइब्रॉइड्स हैं बहुत बुरे वाले, 2-3 बार सर्जरी करा चुकी है अभी भी ठीक नहीं हो रहा, या बार बार आईवीएफ कराया, उसने ट्रांसफर कराया लेकिन किसी कारणवश वो इम्प्लांट नहीं हुआ, या बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं. सो इन्हीं कुछ कंडीशंस में आप सरोगेसी कर सकते हो. आपके पास ऐसा कोई केस आया हो, आपको अभी भी याद हो कि ऐसा केस था, कुछ डिमांड रखी थी कपल ने? डिमांड जैसे कि होता है ना कि कुछ कपल्स ऐसा बोलते हैं कि हमारा बेबी गोरा होना चाहिए, या हमें दोनों लड़की चाहिए, लड़कियां चाहिए, या इसके अलावा भी कुछ और आपका एक्सपीरियंस रहा हो? गोरे की तो डिमांड आती रहती है सबको लगता है कि हाँ हमारा बच्चा बहुत सुंदर होना चाहिए, बट ऑब्वियसली वो अगर हम डोनर गैमीट्स ले रहे हैं तो वो उस पर डोनर पे डिपेंड करेगा, और उनका हस्बैंड का सैंपल ले रहे हैं तो उस पर डिपेंड करेगा वो खुद कैसे हैं. 50% तो उनसे ही आ रहा है, उसमें हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें हम बच्चे को गोरा बना दें, वो तो जो गैमीट्स हैं उसी से बनेगा.
जहाँ तक बॉय एंड गर्ल की बात है, अगेन ये मिसकंसेप्शन है, सबको लगता है हम आईवीएफ करा रहे हैं तो हम चूज कर सकते हैं। हमें एम्ब्रियो के ऊपर कोई नहीं देख के पता लगता कि ये लड़का है या लड़की है। ठीक है, और मैं चाहूंगी आप एक बार मेल इनफर्टिलिटी के बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। मेल इनफर्टिलिटी आजकल बहुत बढ़ गई है, मतलब ओवरऑल हमने देखा है कंपेयर टू प्रीवियसली वी गेट मोर पेशेंट्स विद एबनॉर्मल स्पर्म मॉर्फोलॉजी, मोस्ट ऑफ इट। काउंट मोटिलिटी तो ठीक सेम ही चल रहा है, बट हाँ मॉर्फोलॉजी बहुत बढ़ गई है। एजोस्पर्मिया वाले पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज विद रीसेंट एडवांसेस वी डोंट हैव एक्चुअल ट्रीटमेंट फॉर देम, बट फ्यू केसेस हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इनमें ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको हम इस दवाई से देंगे तो स्पर्म प्रोडक्शन बेटर हो जाएगा। एंड मोर देन दैट टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। मोर देन द ट्रीटमेंट वी हैव समथिंग कॉल्ड माइक्रोटेसी। अगर किसी में स्पर्म प्रोडक्शन नहीं भी है तो हम टेस्टिकुलर स्पर्म निकाल के एग्स लेके दोनों को मिला के एम्ब्रियो बना के उनका बच्चा करा सकते हैं, तो उससे डेफिनेटली द प्रेगनेंसी रेट्स आर बेटर और रिजल्ट्स आर बेटर, वो कर सकते हैं। और काफी सारे कपल्स को ऐसा भी लगता है अगर हम आईवीएफ पर स्विच करते हैं तो हमारे बच्चे जो हैं ठीक से डेवलप नहीं होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे भी बहुत सारी स्टडीज हैं। अभी रिसेंटली एक और चाइना से रियल वर्ल्ड डेटा आया है, यूरोपियन स्टडीज हैं, सबने देखा है, बच्चों को मॉनिटर किया है 20-20 साल तक, उनमें कोई भी साइकोलॉजिकल या कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस या इवन कैंसर्स किसी का रिस्क ज्यादा नहीं है। इट इज सिमिलर टू जो नॉर्मली कंसीव हो रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, एक तो नॉर्मली जब हम कंसीव करते हैं काफी सारी वुमेन्स को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो जो होप होती है एक, मुझे लगता है कि आईवीएफ एक ऐसी एक होप है वुमेन के लिए कि वो माँ बनती है। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आपका जब आईवीएफ का ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है तो आप किस तरीके से वुमेन को टिप्स देती हैं, किस तरीके से उनको हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है कि इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ये चीजें करना बेहद जरूरी है, अगर आप इन चीजों को नेग्लेक्ट करेंगी तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग दिस काउंसलिंग। और सबसे बड़ी बात देखिए, किसी भी ट्रीटमेंट में है, आप अगर पेशेंट को स्टेप बाय स्टेप हर लेवल पे गाइड करेंगे, एक तो उसका डॉक्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, वो पहले से प्रिपेयर रहता है कि क्या आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम पेशेंट्स को सबसे बड़ी चीज जो मैं उनको कहती हूँ कि आपका काम है आके ट्रीटमेंट लेना, आप यही कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है हम जाके उसका ट्रीटमेंट, जो उसका एक्सपर्ट है उसके पास जा सकते हैं। हमारा काम है जो बेस्ट हमारे पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है, जो रिसर्च है, उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दे। तीसरा काम भगवान ने करना है, अपने स्ट्रेस को साइड पे करके चुपचाप आओ, दवाई लो और ना छोड़ दो। जो क्वेश्चंस है हमसे पूछो रादर देन सर्चिंग ऑन गूगल। गूगल आपको हर इन्फॉर्मेशन दे देगा, गूगल भी गलत नहीं है, जो उसमें फीड है वो निकाल के आपको दे देगा, आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो इट इज बेटर कि आप हमसे डायरेक्टली पूछें, जो आपके केस के पर्टेनिंग है, उससे टेंशन भी कम होगी। एंड दे शुड फॉलो डेफिनेटली अ हेल्दी लाइफस्टाइल ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। बहुत ज़्यादा मैं रिस्ट्रिक्शंस कभी भी नहीं लगाती हूँ, बहुत ज़्यादा डाइट आपको देखिए हेल्दी खानी है, वो वैसे भी हमेशा वी शुड टेक दैट। ऐसा नहीं है कि आप जंक नहीं ले सकते, आप हफ्ते में एक बार डेफिनेटली खा सकते हैं। ये नहीं है कि आपने मतलब ये खाना है वो नहीं खाना, इतना इस तरह का कुछ नहीं है। हेल्दी अपना, अगर डायबिटिक है तो उस हिसाब से डाइट लें, हाइपरटेंसिव है उस हिसाब से, कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज़ की मैं ज़रूर उनको बोलती हूँ कि यू शुड इम्प्रूव इनटेक ऑफ फ्रूट्स, मतलब इंक्लूड फ्रूट्स इन योर डाइट। एटलीस्ट 4-5 तरह का फ्रूट आप रोज अपनी डाइट में खाइए, उससे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कवर हो जाते हैं। जो आप इतने एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा और ये सब लेते रहते हो, वो अगर आप फ्रूट खा लोगे तो उससे कवर हो जाएंगे। तो इट इज ईजी ऑल्सो टू टेक, तो यू शुड ट्राई दैट। बिल्कुल। और आज की मैं लाइफस्टाइल की बात करूं तो काफी बिजी लाइफस्टाइल हो चुका है कि अपने लिए टाइम ही नहीं। बिल्कुल, कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से खुद का ध्यान रखना चाहिए। और एक और चीज उसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, आजकल जिम का ट्रेंड बहुत चल रहा है वुमेन्स में भी, और काफी सारे प्रोटीन्स भी लेती हैं। तो क्या इसका भी असर इन चीजों पर पड़ता है? देखिए, पहली चीज, कईयों को ये लगता है मैं तो हेल्दी हूँ, मेरे में इनफर्टिलिटी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है, आप हेल्दी हो तब भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। दूसरा, प्रोटीन इनटेक बुरा नहीं है, आप बिल्कुल प्रोटीन ले सकते हो मसल बिल्डिंग के लिए, एंड इट इज अ गुड हैबिट टू कीप योरसेल्फ फिट, अच्छी बात और है। अगर मैं प्रोटीन के साथ स्टेरॉइड भी ऐड करना चाहूं, दैट्स व्हाट मैं यही इसी बात पे आने वाली थी कि कई बार हमें पता नहीं लगता, लेकिन प्रोटीन में स्टेरॉइड्स होते हैं, वो आपको जल्दी रिजल्ट्स के लिए वो लोग दे देते हैं, स्पेशली इन मेन। ये देखा गया है कि जिन्होंने लॉन्ग टर्म ये वाले प्रोटीन्स लिए हैं वो बॉडी बिल्डिंग के लिए,
उनमें सारे के सारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन जीरो हो जाता है, और वो कई बार हमारे पास आते हैं एजोस्पर्मिया लेके। फिर हिस्ट्री लेते हैं तो पता लगता है कि हाँ हमने इतने जिम किया था या मैं बॉडी बिल्डिंग में था, और जब हम वो स्टेरॉइड्स बंद कराते हैं फिर से स्पर्म्स बेटर हो जाते हैं। तो इनका डेफिनेटली इम्पैक्ट है, और खाली फिट या एक्सरसाइज करना डजंट टेल यू कि आप फर्टाइल हो। बिल्कुल। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, अभी तो हमने वैसे मिथ को लेकर भी बात की, काफी गलतफहमियों को लेकर भी, जितना मुझे लगता था मैंने पूछा, मैं आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर जानना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि आईवीएफ को लेकर सबसे ज्यादा कपल में जो है क्या गलतफहमी देखने को मिलती है जो आपने फील किया हो? मुझे लगता है सबसे ज्यादा ये लोग सोचते हैं आईवीएफ मुश्किल है, बहुत पेनफुल है और आईवीएफ फेल हो जाएगा। सब लोग यही सोचते हैं कि आईवीएफ फेल हो जाएगा, मेरे को पता नहीं कितने इंजेक्शन लगेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत कस्टमाइज्ड आईवीएफ है, और जिस चीज़ की आपके हार्मोन टेस्ट करके आपको जब जहाँ जिस इंजेक्शन की ज़रूरत है उतना ही दिया जाता है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पंप इन कर दें हर तरह की दवा, ऐसा कुछ नहीं है। बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप अपना ऑफिस कंटिन्यू कर सकते हो, बिकॉज डेफिनेटली इतने पैसे आईवीएफ में भी लग रहे हैं, तो यू नीड टू अर्न एज वेल। इतनी छुट्टियाँ आपके पास नहीं होती, और बच्चा होने के बाद भी छुट्टी चाहिए। तो आई ऑलवेज टेल देम कि आप अपना काम रखो, और दूसरा काम करते रहोगे ना तो स्ट्रेस नहीं रहता। घर बैठोगे तो आप सिर्फ यही सोचोगे बच्चा चिपका प्रेगनेंसी हो रही है कि नहीं हो रही है। बिल्कुल, काफी सारे मिथ देखने को मिलते हैं। अभी समय की कमी में आपसे एक और सवाल जाते जाते पूछना चाहूंगी। काफी लोगों में ये भी होता है कि यहाँ पर थोड़ा कम बजट है, यहाँ पर ज्यादा बजट है, पर इतनी नॉलेज नहीं होती है कि हमें क्या चीजें जरूरी है, कि हमें ये चीजें दिखनी चाहिए सेंटर में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ALT फर्टिलिटी सेंटर की, तो इसकी मैं पूरे सिस्टम की बात करूँ, किस तरीके से इसका क्लिनिक है, अगर आप लास्ट में जाते जाते क्लिनिक के बारे में समझाना चाहें कि कैसा सेंटर है, किस तरीके से आप डील करते हैं। हमारा वन ऑफ द आई विल से बेस्ट सेंटर्स इन इंडिया, जिसमें सारी एडवांस टेक्नोलॉजी और लैब है, एंड प्राइसिंग भी उस हिसाब से इट इज़ नॉट सो हाई कंपेयर टू अदर क्लिनिक्स, वो भी बिल्कुल कॉम्पिटिटिव प्राइसेस हैं। और देयर इज ट्रांसपेरेंसी, ऐसा नहीं है कि आपको बोलते कुछ है और बाद में नहीं ये करवा लो, इससे फ़ायदा होगा, ये करा लो, ऐसा वी डोंट डू दैट वे। जैसे इक्सी के लिए पीपल पुश की नहीं, आईवीएफ से इक्सी बेटर है, हम लोग ऐसे, और इक्सी के एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे वो क्योंकि वो बेटर है। हमें पता है लैब में क्या आपके लिए बेटर है क्या नहीं है, तो हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि किसका आईवीएफ करना है, किसका इक्सी करना है, किसका दोनों करना है। एंड वी डोंट वांट टू चार्ज यू एक्स्ट्रा फॉर दैट, बिकॉज आप यहाँ बच्चे के लिए आए हैं और हमारा काम है आपको बच्चा देना, ना कि ये प्रूव करना कि हमने आईवीएफ किया और कितने एम्ब्रियो बनाए हैं। सो वी हैव टू लुक एट द आउटकम। दूसरी बात ये है कि आप हमारे क्लिनिक में बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी एंड एवरीथिंग वी आर इन्फॉर्मिंग देम इन एडवांस, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उनको बता दिया जाता है कि हाँ ये कॉस्ट यहाँ पे ये लगेगी, सो दे आर वेल प्रिपेयर्ड। एंड देर आर ऑप्शंस फॉर आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पेमेंट कर सकते हो। अब तो इंश्योरेंस कंपनीज कवर करने लगे हैं, तो हम वो भी ऑप्शन देते हैं, उससे इट बिकम्स मतलब अफोर्डेबल। एंड डेफिनेटली आप देखिए पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल सही बात है, और जो होप एक तरफ से खत्म हो जाती है, वही आईवीएफ से जो है वही होप दोबारा से जागती है। अब जाते जाते आप एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं यही कहूंगी कि आप आईवीएफ से डरिए मत। जैसे कि किसी ट्रीटमेंट के लिए मान लो सर्जरी करनी पड़ती है तो और उससे वो ठीक हो जाता है तो वो करनी पड़ती है, जस्ट उसको उतना सोचिए। आईवीएफ जरूरी नहीं है कि फेल हो। 70% आईवीएफ में पेशेंट्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं, सिर्फ 30% चांस है फेलियर का। जो आप बाकी ट्रीटमेंट ले रहे हो उसमें 80-85% चांस है फेलियर का। तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, कम टू द डॉक्टर एट राइट टाइम। वो कहते हैं ना 1 स्टिच सेव्स 9। सो वही हिसाब इसमें, आप आओगे लेट तो ऑब्वियसली फिर रिपीट साइकिल्स लगेंगी और प्रॉब्लम होगी। तो जितनी जल्दी राइट ट्रीटमेंट लोगे वो उतने कम समय में बेटर रिजल्ट मिलेगा। जी जी, मीनाक्षी जी आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि मीनाक्षी जी ने आपकी सभी क्वेरियों को यहाँ पर खत्म कर दिया होगा कि किस तरीके से हमें सेंटर को देखना चाहिए, उम्र का क्या फैक्टर होता है। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि आपने सभी जो भी आपकी क्वेरीज थी उन सभी को समाप्त कर दिया है। फिलहाल मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करूंगी। इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू।